वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है राजस्थान जीके के 123 नंबर क्लास। आपके सामने 123 नंबर क्लास की चर्चा हम करने जा रहे हैं। हमारे सवाल आपके जवाब की बेहतरीन क्लास। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की सीरीज होती है और अब तक हर रोज 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन पूरे तथ्य के साथ उपलब्ध होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जितने भी आपके पास ग्रुप है, क्योंकि हर रोज शाम 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1958 के अंदर राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। ये इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958, मुख्यालय है इसका उदयपुर में, ये याद रखना। और इस अकादमी के द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो मीरा पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1959-60 में हुई थी। उदयपुर मीरा पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1959-60 में हुई थी। और ये संस्था एक मधुमती नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। कौन सी? मधुमती नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है राजस्थान साहित्य अकादमी। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। दूसरी बात, अब तक जो विद्यार्थी हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वो डाउनलोड जरूर कीजिए। नानक क्लासेज नाम से हमारा ऐप है। प्ले स्टोर पे जाके इस नाम से आप प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। जाने के बाद जैसे ही आप प्ले स्टोर में इंस्टॉल करोगे, ओपन होने के बाद आपसे आपके मोबाइल नंबर लगा लेना और ओटीपी से आप इसको खोल लेना। ओटीपी मांगेगा, ओटीपी लगाने के बाद खोलना। खोलने के बाद जैसे मान लो ये हमारा नानक क्लासेज ऐप है और इस साइड बाई साइड 3 ऐसे लाइनें होंगी, उस 3 लाइनों पे क्लिक करना और उसमें आपको इसके नीचे मिल जाएगा फ्री टेस्ट। फ्री टेस्ट मिल जाएगा, उसमें लगातार आपको टेस्ट मिल रहा है। जैसे ये क्लास खत्म होगी 9:30 पर इसका टेस्ट आपको मिल जाएगा। 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही है वो पता चल जाएगा। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की जो 7:15 पे क्लास आती है उसकी क्विज भी आज 8 बजे आपको क्विज मिल चुकी है। तो निरंतर अब इस फ्री टेस्ट पर आप निरंतर के जब टेस्ट आए आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि आपके फायदे के लिए स्पेशल आपके मांग के अनुसार लगातार आपकी मांग है कि टेस्ट, मॉक टेस्ट, फ्री ये टेस्ट दिए जाए। तो यहाँ पे 3 बिंदुओं पे क्लिक करोगे तो नीचे 2-3 आपको अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे, उसमें फ्री टेस्ट पे क्लिक करना। उसका टाइम फिक्स होगा, जब टाइम हमारा फिक्स किया होगा उससे पहले नहीं चलेगा वो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आज 8 बजे का करंट का देख लेना, सुबह की करंट की क्लास थी और अब जैसे ही क्लास खत्म होगी 9:30 पर आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। तो जरूर ज्वाइन कीजिए और कारगर साबित होगा आपके लिए। आप सभी के सहयोग से हम लगातार 1,50,000 के करीब पहुंचे और आप सभी के सहयोग से हम इस ऐप को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958। मिंजर व लिल्टांस किसकी प्रमुख काव्य संग्रह है? मिंजर और लिल्टांस किसके प्रमुख काव्य संग्रह है? और मिंजर का नाम आए, लिल्टांस का नाम आए और पाथल पित्थल का नाम आता है। पाथल और पित्थल का नाम आता है तो आपके दिमाग में आएगा कन्हैया लाल सेठिया, जिनका संबंध सुजानगढ़ चूरू से है। जिनका संबंध क्या है? सुजानगढ़ चूरू। और हाल ही में कन्हैया लाल सेठिया भाषा सम्मान 2021 दिया गया है। ये कल सुबह की क्लास में आपको बताऊंगा किसे दिया गया है। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? तो 1841 के अंदर मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। किस रियासत के शासक ने 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना आगरा भेजी थी? किस रियासत का शासक था जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोग किया था और अपनी सेना को लेकर राजस्थान से बाहर आगरा गया था? तो वह है अलवर के शासक बन्ने सिंह था। उस समय अलवर का शासक कौन था? बन्ने सिंह, जिसने अंग्रेजों की सहायता करते हुए अपनी सेना को राजस्थान से बाहर आगरा भेजी थी। वो शासक था अलवर रियासत का शासक था। क्रांति के समय करौली का शासक मदनपाल था। बीकानेर का शासक सरदार सिंह था। इसने भी राजस्थान में तो सहायता की इसके अलावा ये पंजाब हरियाणा की तरफ अपनी सेना को लाकर भी अंग्रेजों की सहायता करता। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसके अलावा वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। तो इनकी मृत्यु 1883 में ही हो गई थी। कहां पे? अजमेर में हो गई थी।
याद रखना, इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? 1883 में उदयपुर में, जबकि इनकी मृत्यु भी अजमेर में 1883 में हुई थी। ये याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती। जहर इन्हें जोधपुर दिया गया था। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर होती है। किसके द्वारा? पंडित नैनूराम शर्मा ही इसकी क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो कोटा प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो याद रखना मांगरोल 12 के अंदर हुआ था। कहां पे? मांगरोल 12 में कोटा प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन हुआ था। राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज है? यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्जों वाला जो किला है वो सोनारगढ़ दुर्ग है। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग, जिसमें कितने? सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। तो सोनारगढ़ दुर्ग कहां पे है? जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर में है। ये ऐसा दुर्ग है जिसमें बिना चूने का, बिना सीमेंट का प्रयोग किए हुए पत्थर पर पत्थर रख के इसको बनाया गया है। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि केवल और केवल पत्थर की टांगे ही और काठ का घोड़ा ही वहां तक हमें पहुंचा सकता है। इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तो इग्गल की पहाड़ी पर सुना होगा। इससे पहले जो 13,000 की राजस्थान पुलिस की भर्ती आई थी, उस भर्ती के अंदर राजस्थान पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इग्गल की पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तो जयगढ़ का किला। और ये जयगढ़ का किला कहां पे है? जयपुर के अंदर है। जयगढ़ का किला जयपुर, जिसे क्या इसका निर्माण किसने करवाया था? तो स्वाई जयसिंह ने करवाया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इस जयगढ़ के अंदर जयबान तोप जो रखवाई थी, जयबान तोप, वो स्वाई जयसिंह के द्वारा रखाई गई थी। और इंदिरा गांधी के समय इसकी खुदाई भी की गई थी खजाने को लेकर। और जयगढ़ को चिल्ह का टीला और संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान के किस दुर्ग में प्रथम साका हुआ था? राजस्थान के किस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका? राजस्थान के किस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था? तो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। कब? 1301 ईस्वी में। इस समय रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, इनकी पत्नी थी रंग देवी और पुत्री थी पद्मला। इनके नेतृत्व में तो होता है जौहर, और हमीर देव के नेतृत्व में केसरिया करते हैं। क्योंकि किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो इसके दो सेनापति थे, एक तो था नुसरत खां और एक उलुग खां। और इधर से हमीर देव के साथ सैनिक थे भीम सिंह और धर्म सिंह। इन दोनों के बीच पहले युद्ध होता है, और युद्ध में इधर से भीम सिंह मारा जाता है, इधर से नुसरत खां मारा जाता है। बाद में अलाउद्दीन खिलजी उलुग खां और खुद के नेतृत्व में सेना भेजता है, जिसमें हमीर देव के दो सेनापति रणमल व रतिपाल धोखा देते हैं हमीर देव को, और इस वजह से हमीर देव हार जाता है ये युद्ध, और ये राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। राजस्थान के किस मंदिर को चौमुखा मंदिर कहा जाता है? तो राजस्थान का एक मंदिर है आदिनाथ जी का आदिनाथ मंदिर, जो रणकपुर के अंदर स्थित है। रणकपुर कहां पे है? रणकपुर है पाली में। 1444 खंभों का समूह है। यहाँ पे अलग अलग जैन धर्म के तीर्थंकर है, उनका मंदिर बने हुए हैं। और 1444 स्तंभों का समूह, इसलिए खंभों का घर भी रणकपुर को कहते हैं। रणकपुर है कहां पे? पाली में। और रणकपुर मथई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? मथई नदी के किनारे स्थित है। वहां पे 5 प्रकार के मंदिर हैं, जिसमें मुख्य आदिनाथ जी का मंदिर, और इस मंदिर को भगवान ऋषिवदेव या आदिनाथ को समर्पित है इसलिए। और इसके 4 मुखों वाले, यानी जो मंदिर है वो चारों तरफ से खुला है, इसलिए इसको चौमुखा मंदिर कहा जाता है। ये महाराणा कुंभा के समय ये मंदिर बने थे। नंदलाल देवड़ा की हवेली कहां स्थित है? देखो, हवेलियां आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन एक नई टाइप की हवेली देखना। नंदलाल देवड़ा की हवेली कहां स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। मैंने आपको RBSC की बुकें 6, 7, 8, 9, 10 तक करवा दी, और लगभग जितने भी एग्जाम आ रहे हैं इन पेपरों, इन किताबों में से आ रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, ये सब मैंने करवा दी। ठीक है, अब मैं जल्द ही आपको लिए कक्षा 11 की राजस्थान अध्ययन की बुक करवाने वाला हूं। तो ये हवेलियां वगैरह कक्षा 10 की बुक में आप देखोगे मैंने सारी करवा दी, तो आप जरूर देखें, यहां मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। तो नंदलाल देवड़ा की जो हवेली है वो फतेहपुर सीकर में है। चित्तौड़गढ़ में स्थित गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? एक तो पहले सबसे ध्यान रखना, गोसुंडी बावड़ी है वो चित्तौड़गढ़ में है। आपसे पूछे गोसुंडा शिलालेख कहां पे है? गोसुंडा शिलालेख वो जोधपुर के अंदर है। गोसुंडा शिलालेख कहां पे है? जोधपुर में। गोसुंडी बावड़ी चित्तौड़गढ़ में है।
इसका निर्माण करवाया था एक मेवाड़ के शासक आए थे रायमल। महाराणा सांगा का नाम सुना आपने, उनके पिता थे रायमल, उनकी पत्नी थी सिंगार देवी ने इस गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन ये मान के चलो आपकी जो आरबीएससी की बुक है वहां से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं, और ये कितने इंपॉर्टेंट है आप अंदाजा लगा सकते हो। शाहपुरा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली और सावर चित्रशैली किसकी उपशैली है? एक तो शाहपुरा, एक देवगढ़ और सावर, ये तीनों उपशैलियां हैं। ठीक है, ये किसकी उपशैलियां हैं? तो यहाँ एक नाम याद आ जाएगा आपको, शाहपुरा और देवगढ़, यहां से अंदाजा हो जाएगा कि मेवाड़ की उपशैलियां हैं। किसकी? मेवाड़ की। इन शैलियों के नाम याद रखना। चित्र कला का जो टॉपिक है उसमें कोई ज्यादा गहराई से कभी क्वेश्चन नहीं आता, या तो वो उपशैलियां पूछेगा किसकी है, या फिर कोई एक आधा चित्रकार पूछ सकता है, या किसके काल को स्वर्ण काल कहते हैं, किसके काल को, ये पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी अच्छी तरीके से। तो मेवाड़ शैली की शुरुआत लगभग सही रूप से तो कुंभा के काल से होती है, और स्वाई प्रताप सिंह का काल जगत सिंह का काल, जगत सिंह जो शासक आए थे प्रथम, उनका काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। जैसे और मेवाड़ शैली पर मुगलों का प्रभाव का पड़ा जब अमर सिंह शासक आए थे उसके समय। अब मारवाड़ चित्र शैली है, इसमें मुगलों का प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय, यानी ऐसे अलग अलग बातें। मान सिंह का स्वर्ण काल कहते हैं इस प्रकार। महिला चित्रकार कमला इलायची का संबंध किस चित्र शैली से है? महिला चित्रकार है, दो नाम, एक तो कमला और दूसरी इलायची, इनका संबंध किस चित्र शैली, यानी किस चित्र शैली में ये चित्र बनाते थे? कौन? कमला और इलायची। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहां पे है? राजसमंद चित्र से। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर लगभग 1016 ईस्वी में बना था, कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार शैली है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शैली है। 1016 क्यों को आ रहा है? क्योंकि लास्ट 1025 तक लास्ट शासक आया था राज्यपाल मोहम्मद गोरी के आने के बाद ये तबाह कर दिए थे ये सिस्टम सारे। ठीक है, मोहम्मद गजनवीर ये आए थे, तबाह कर दिया, और गुर्जर प्रतिहार है वो समाप्त हो चुका था। तो अंतिम था सोमेश्वर मंदिर। ये सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे है? किराड़ू बाड़मेर में है। किराड़ू बाड़मेर में, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहती है। तो सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और ये भंडदेवरा बारा, जिसे मिनी खजुराहो के नाम से जाना जाता है। गुड़ला नृत्य के बारे में असत्य कथन बताइए। गुड़ला नृत्य का नाम सुना आपने? यह जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है जोधपुर में, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। यह नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि इस दिन गुड़ला महोत्सव बनाया जाता है। तीनों ही बातें इसकी सही है, 1 2 3। लेकिन ये क्या कह रहा है? असत्य कथन बताइए। तो इसमें से कोई असत्य नहीं है, सारे के सारे सत्य हैं। देखो, जोधपुर का लोक नृत्य ये प्रसिद्ध है। केवल महिलाएं क्यों करती है? क्योंकि आपको पता है गुड़ला नृत्य एक मटके के अंदर छिद्र करके और उसमें दीपक जला के और फिर नृत्य किया जाता है, और खास करके चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला महोत्सव पर किया जाता है। तो असत्य तो इसमें कोई नहीं है, तो कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपको ऐप में भी टेस्ट मिलेगा। एक बार फिर बता दें, जिस विद्यार्थी ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप नाना क्लासेज नाम से प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए, और 9:30 पर जैसे ही क्लास पूरी होगी वहां पे आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। मछली नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? मछली नृत्य किसका प्रसिद्ध है? तो मछली नृत्य वो बंजारा जनजाति का है। मछली नृत्य किसका प्रसिद्ध है? बंजारा जनजाति, खास करके ये बाड़मेर में रहती है, तो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। भील जनजाति के अगर आपसे नृत्य पूछे तो सूत्र बता देता हूं, गंगे हारा गुने युद्ध, गंगे हारा गुने युद्ध रंभ, ये सूत्र याद करना। पेपर में यहां से सीधा ही नृत्य से पूछेगा कौन सा किस जनजाति का है। गंगे हारा गुने युद्ध रंभ। देखो, गौरी, गेर, हाथीमना, राई, घुमरा, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, रमणी, बंगोरिया, और इसके अलावा लाठी और सुंगनी नृत्य, ये भी किसके हैं? भीलों के नृत्य हैं। सारे के सारे मीणों के कोई नृत्य नहीं है, ध्यान रखना। सहरिया जनजाति का एक ही याद रखना, शिकारी नृत्य। कौन सा? शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का। ये सारे इंपॉर्टेंट है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रमुख कलाकार हैं? रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा ये किस नृत्य के कलाकार हैं? तो भवाई नृत्य के कलाकार है। किसके? ये भवाई नृत्य मुख्य रूप से कहां का प्रसिद्ध है? उदयपुर का है। मूल तो उदयपुर का है, लेकिन वर्तमान में ये केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। वर्तमान में कहां का प्रसिद्ध है? केकड़ी अजमेर का। क्योंकि केकड़ी अजमेर का क्यों प्रसिद्ध है? इस भवाई नृत्य के जो
प्रवर्तक थे वो भानु, ये भवाई नृत्य के प्रवर्तक थे बागोजी, या जिसको कहते हैं नागोजी जाट थे केकड़ी के, ये प्रवर्तक थे। ये एक व्यवसायिक नृत्य है, जैसे तलवार की नोक पर नाचना, थाली की नोक पर नाचना, गिलास की किनारों पर नाचना, बहुत सारे मटके लेकर नृत्य करना। और एक तो रिकॉर्ड बनाया है अस्मिता काला ने 111 घड़े सर पर रखकर, और नृत्य, इस नृत्य को करने का रिकॉर्ड बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है इसका। और भवाई नृत्य को सबसे ज्यादा दयाराम भील के सहयोग से देवीलाल सांबर, जिन्होंने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में की थी, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई। तो कौन सा? भवाई नृत्य, व्यवसायिक नृत्य है ये। ध्यान रखना, राजस्थान के वर्तमान में 13 ताली नृत्य, भवाई नृत्य और कच्छी घोड़ी नृत्य, 3 व्यवसायिक नृत्य है। रम्मत प्रमुख रूप से किन जिलों में आयोजित की जाती है? रम्मत प्रमुख रूप से जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। किसकी? जैसलमेर बीकानेर की। आपसे पूछे तमाशा कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का तमाशा प्रसिद्ध है। तो ये पूछे जाते हैं। चार बेत कला कहां की प्रसिद्ध है? टोंक की प्रसिद्ध है। तुरा कलंगी चित्तौड़गढ़ की। तंदूरा वाद्य यंत्र के बारे में सत्य कथन बताइए। 50 क्वेश्चनों में हर प्रकार के क्वेश्चन है। तंदूरा नाम सुना है? तंदूरा यह तत्ववाद यंत्र है, बिल्कुल सही है। इसमें 4 तारे होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि इसलिए इसको तंदूरा कहते हैं। चौतारा कहते हैं इसको, 4 तार होने के कारण इसको चौतारा कहते हैं। इसके साथ देखो मंजीरा, खड़ताल, चिमटा आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। जब भी कहीं आपने देखा होगा जागरण होती है, जम्मा होता है, तो उसमें तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। खास करके रामदेव जी का जो जम्मा जागरण होता है ना, उसमें तंदूरा बजाया जाता है। और मंजीरा क्या होता है? टल्लियां होती है ना, टल्लियां देखिए, टल्लियां ये होती है। खड़ताल होती है, चिमटा होता है, ये बजाए जाते हैं। और क्या बजाया जाता है? तंदूरा। इनका प्रयोग कामड़ जाति के लोग अधिक करते हैं। बिल्कुल सही है, कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं। जब वो 13 ताली नृत्य करती है तो 13 मंजीरों के साथ बैठकर नृत्य करती है। 13 मंजीरे कैसे? 9 तो उसके पैर में होते हैं और 4 उसके हाथ में लगे होते हैं। टोटल 13 मंजीरे होते हैं। वहां पुरुष क्या करता है? तंदूरा बजाता है। और पीछे जो भजन मंडली होती है ना, वो मंजीरा, खड़ताल, चिमटा और रावण हत्था बजाती है। तो ये सारे के सारे सत्य कथन है। 1 2 3 4। जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जहूर खां तो बपंग वाद्य यंत्र के ये जाएगा। अभी हाल ही में आरएस के अंदर और पटवार के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये तो आपको पता ही है। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट पूछे तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। मुलेला गांव राजसमंद टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। बाकी बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, ये बंदेज कला, जयपुर जोधपुर की ये प्रसिद्ध है। कंवर कलेवा, जिमणवार, जला, जुआ, जुई आदि किस गीत के अवसर पर गाए जाते हैं? ठीक है, आदि गीत है ये। कंवर कलेवा, जीमणवार और जला और जुआ जुई आदि गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो जब विवाह होता है ना, विवाह के उत्सव पर ये गीत गाए जाते हैं। बच्चों की क्रीड़ा गीत, जादू टोनों से संबंधित गीत कौन सा है? बच्चों के क्रीड़ा गीत और जादू टोनों से संबंधित जो गीत होते हैं, उन गीतों को क्या कहा जाता है? कामण गीत कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लगभग कोई भी एग्जाम देख लेना, आपको एक आधी शब्दावली जरूर मिलेगी। अल्लाह जिला बाई का संबंध है। अल्लाह जिला बाई का संबंध किससे है? तो एक मांड गायिका है। अल्लाह जिला बाई क्या है? मांड गायिका है। एक नाम सुना होगा आपने, गुलाबो स्पेरा। ये गुलाबो किसकी है? ये गुलाबो कालबेलिया नृत्यांगना है। कालबेलिया नृत्य करती है गुलाबो। इसके अलावा नाम सुना होगा आपने फलकूबाई। तो फलकूबाई का नाम सुना है। फलकूबाई क्या है? गुर्जर जाति की चरी नृत्य की नृत्यांगना है। इसके अलावा आपने नाम सुना है मांगी बाई। मांगी बाई कौन सा नृत्य करती है? मांगी बाई 13 ताली नृत्य करने वाली है। मांगी बाई 13 ताली। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? यानी मेवाड़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन उत्तरी मेवाड़ में भील जो गीत गाते हैं उसको कहते हैं हमसिडो। क्या कहा जाता है? हमसिडो। राजस्थान की किस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है? तो राजस्थान के कौन सी झील है जिसका जो उत्तरी भाग है उसको नौ चौकी कहते हैं? तो ये ध्यान रखना, राजसमंद झील है। और इस राजसमंद का निर्माण है वो राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया था। ठीक है, राज सिंह ने नौ चौकी की पाल, और इसी नौ चौकी के पाल पर राज सिंह के समय एक इतिहासकार थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, उन्होंने राज प्रशस्ति अंकित कराई थी, जो राजस्थान की विश्व की सबसे बड़ी संगमरमर से बनी
प्रशस्ति है और 25 बड़े बड़े काले संगमरमर पर निर्मित है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। पिछोला झील उदयपुर में है, जैसमंद झील उदयपुर में और नक्की झील सिरोही में है। अगला देखिए, लाल लोमी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? जो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है आपके उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है, खास करके दक्षिणी राजस्थान के अंदर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। भीलवाड़ा में कौन सी पाई जाती है? तो भीलवाड़ा में बनास नदी का प्रसार है, तो मान के चलो आप पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। जैसलमेर में बलुई मिट्टी और नागौर में भी बलुई मिट्टी है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है। और सज्जनगढ़, आपसे एक और ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य पूछे तो सरिस्का अभयारण्य अलवर में है, महज 3.01 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चूरू में ताल छापर है, जयपुर में एक तो नाहरगढ़ है और एक जमुआ रामगढ़ है, खास करके धौलपुर में वन विहार और केसर बाग है। रणथंभौर अभयारण्य के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। अभी रणथंभौर के बारे में आपने बहुत कुछ बातें सुनी है। यह राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है, बिल्कुल एकदम सही है। 1973-74 में राजस्थान की पहली बाघ परियोजना। यह राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित है, यह भी बिल्कुल सही है, 1980 में घोषित हुआ था। भारतीय बाघों का घर कहते हैं, यह भी सही है। यह रामसर साइट घोषित है, यह गलत बात है, तो उसका उत्तर 1, 2, 3 होगा। ये रामसर साइट घोषित नहीं है क्योंकि हमारे राजस्थान में सिर्फ 2 ही है, एक तो केवलादेव है और दूसरी सांबर झील है। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान की पहली बाघ परियोजना, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारतीय बाघों का घर इसे कहा जाता है। और अभयारण्य की स्थापना यह 1955 को हुई थी। निम्न में से किस स्थान पर मृगवन स्थित नहीं है? निम्न में से किस स्थान पर मृगवन स्थित नहीं है? नहीं, राजस्थान में 7 मृगवन है। कितने? 7। देखो, पुष्कर में भी है, सज्जनगढ़ में भी है, माचिया सफारी पार्क जोधपुर में भी है, लेकिन रणथंभौर में कोई मृगवन नहीं है। आपको मैं टोटल अब 7 के 7 बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। एक तो ध्यान रखना, अशोक विहार जयपुर के अंदर मृगवन है, अशोक विहार, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। माचिया सफारी पार्क मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन में आपके सामने है। चित्तौड़गढ़, आपके एक चित्तौड़गढ़ में मृगवन है, यानी स्पेशल मृग है वहां पे, मृग। पुष्कर केंद्र है, ऑप्शन में आपके सामने है। संजय उद्यान जयपुर में है। सज्जनगढ़ अलवर केंद्र है, सज्जनगढ़ कहां पे? उदयपुर केंद्र है। और एक कौन सा रह गया? अमृता देवी खेजड़ली जोधपुर। ठीक है, 7 ये मृगवन है। अगला देखिए, राजस्थान में सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? ये अभी क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी में। राजस्थान में सदाबहार वन माउंट आबू पाए जाते हैं, एकमात्र ऐसा स्थान है, क्योंकि नाम मात्र के ही राजस्थान में जो 0 पॉइंट कुछ क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, वही सिर्फ माउंट आबू सिरोही में। हमेशा क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है और इससे ज्यादा ही क्वेश्चन नहीं आता। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, एक तो काजरी और दूसरा आफरी, किस जिले में है? इसका काजरी का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, और एक आफरी, ये दोनों किस जिले में है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है, ये दोनों जैसलमेर के अंदर है। काजरी की स्थापना 1959 को हुई थी, जबकि आफरी की स्थापना 1985 को हुई थी। दोनों का मुख्यालय जोधपुर में है। हाल ही में काजरी के जो महानिदेशक है वर्तमान में ओपी यादव है। जावर, राजपुरा, दरीबा और अंगुचा किस खनिज से संबंधित है? जावर की खान, राजपुरा दरीबा खान और रामपुरा अंगुचा किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है, इनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सीसा जस्ते की खान है, जो हमारे लगभग 90% से ऊपर राजस्थान में होता है। कोटा सुपर थर्मल पावर विद्युत परियोजना के बारे में असत्य कथन बताना है। भी कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना के बारे में असत्य, इस शब्द को जरूरी पकड़ना है आपको। इसका प्रारंभ 1978 में हुआ था, ये सही है। इसके प्रथम चरण की इकाई जनवरी 1983 में उत्पादन शुरू हुआ था, ये भी सही है। 2019 में इसकी 7वीं इकाई ने उत्पादन शुरू कर दिया, ये भी सही है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, ये गलत है, ये असत्य है, इसका कोई लेना देना नहीं। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना कब हुई? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना कब हुई? तो रेडा की जो स्थापना हुई वो 1985 में। ध्यान रखना, एक तो रेडा और एक दूसरा RSPCL, ये दोनों
राजस्थान की विद्युत विकास एजेंसी थी, इसकी स्थापना 1985 और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कालांतर में इन दोनों को एक साथ मिलाकर सन 2002 के अंदर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कर दी। तारीख भी याद रखना 9 अगस्त 2019 को, जो राजस्थान में गैर परंपरागत व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण विकास करने में लगातार काम कर रही है। सन 2010 की बात करें तो एक तारीख याद रखना 10 फरवरी 2010 को, 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की पहली वन नीति जारी की गई। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहां स्थित है? राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहां स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरल बाड़मेर के अंदर। वर्तमान में राजस्थान के किन जिलों में सोलर पार्क की स्थापना की गई है? तो ये करंट का भी क्वेश्चन मान लो। कैसे मान लो? वर्तमान में राजस्थान में 2 सोलर पार्कों की स्थापना की गई है। उत्तर हो जाएगा इसका 1 और 4। बड़ला जोधपुर में है और नोख जैसलमेर में, जो कि आपको पूरा पता है इन दोनों का। 1 और 4 इसका सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला दूसरा जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला, देखिए राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का 994। लेकिन सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है धौलपुर का 846। लेकिन ये पूछ रहा है दूसरा सबसे कम, तो ये जैसलमेर का है 852। कितना है? 852। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने अच्छे तरीके से। राजस्थान में 2001 में साक्षरता दर कितनी थी? अब 2011 की है और जल्द ही 2021 की भी आ जाएगी। तो पूछ रहा है किसकी? 2001 की। क्वेश्चन तो पूछ सकता है पेपर में, कोई जरूरी नहीं है कि वो 11 वाली पूछे। तो 2001 में साक्षरता थी 60.41। कितनी? 60.41। 2011 में कितनी होगी? 61.1%। अब आगे देखो कितनी होगी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी? राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष आई थी? तो तारीख फिक्स याद रखना 24 जून 1978 को आई थी। कब? 24 जून 1978 को। और वर्तमान में राजस्थान में नई औद्योगिक नीति लागू है 2019। राजस्थान की प्रमुख फसलों में रबी की फसल नहीं है कौन सी? देखो, एक रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है। मेन मुख्य दो होती है, एक जायद की होती है इनके बीच में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल मई जून में बोई जाती है और मान के चलो आप अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अब देखो, चना तो रबी की फसल है, अब बोया हुआ है। जो खेती संभाल रहे हैं उनको पता होगा। गन्ना, तारा मीरा, ये तीनों, गन्ना देखो वैसे खरीफ की फसल होती है, लेकिन ये एक साल में 2 बार या वैसे सिस्टम होता है, तो इसको रबी में भी लिया जाता है। अब 4 ऑप्शन आ गए आपके सामने, तो इसका उत्तर हो जाएगा मक्का। कौन सी? रबी की फसल नहीं है, मक्का प्योर रूप से खरीफ की फसल है। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, बहुत खास है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने वन नीति घोषित की थी 18 फरवरी 2010 को। पिछले 5 सालों में 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। 18 फरवरी इसकी तारीख पूछी जाती है 2010 को। और राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले 1949-50 को वन विभाग की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य था। और उसके बाद में 1976 में इसको संवर्ती सूची में डाल दिया गया। और जैसे ही संवर्ती सूची में डाला गया, ये पहले राज्य सूची संवर्ती सूची था, तो अब दोनों का केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा हो गया। और उसके बाद में 1952, उससे पहले आपको बताया 1952 की राष्ट्रीय नीति के तहत 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। जहां पर्वतीय मैदान है वहां 65% वन होने चाहिए। जहां मैदानी भाग है वहां 20 से 25% वन होने चाहिए। असत्य कथन बताना है। अभी देखो, पर्वतीय क्षेत्र के लिए माउंट आबू जाना जाता है, बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी बालुका स्तूपों का दृश्य जैसलमेर में देखने को मिलता है, ये भी सही है। पर्वतीय घाटियां जैसे आमेर की घाटी, अलवर की काली घाटी, ये सब प्रसिद्ध है। लालगढ़ महल जैसलमेर में, ये गलत है क्योंकि लालगढ़ कहां पे है? बीकानेर में। राजस्थान में होटल नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान में होटल नीति 2006 में घोषित की गई। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 2001 में घोषित की। सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और अभी राजस्थान की नई पर्यटन नीति 2021। राजस्थान के पर्यटन विभाग का आदर्श वाक्य कौन सा है? राजस्थान के पर्यटन विभाग का जो आदर्श वाक्य है वो कौन सा है? अतुल्य राजस्थान। कौन सा है? अतुल्य राजस्थान। जब आपसे पूछे पर्यटन विभाग का स्लोगन या लोगो क्या है या मूल मंत्र क्या है, वो है पधारो हमारे देश। वर्तमान में पधारे हमारे देश, पधारो हमारे देश है। इससे पहले था जाने क्या दिख जाए। राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहते हैं?
राजस्थान में जल महलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, जबकि राजस्थान में जल महलों की नगरी कहते हैं किसको? भरतपुर को। सीधा पूछे महलों की नगरी, सीधा पूछे महलों की नगरी तो वो उत्तर आ जाएगा उदयपुर। ये ध्यान रखना, उदयपुर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर है, सीधा महलों की नगरी पूछे तो उदयपुर है। निम्न में से कौन सा जिला शेखावटी क्षेत्र में नहीं आता है? अब शेखावटी, हड़ौती क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, ये तो पता ही है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर नहीं आता क्योंकि ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण ये करवाया था मानसिंह प्रथम ने। मानसिंह प्रथम शासक आ गया। वैसे इनकी पत्नी थी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था अमेर जयपुर में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और चित्तौड़गढ़ से लाई हुई मीरा की मूर्ति स्थित है। मीरा की मूर्ति स्थित है, ये भी याद रखना। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस रियासत का था? देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी ने वृद्धा महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की थी। इसमें पूछे कि राजस्थान में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी रियासत का है तो वो जोधपुर रियासत का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। तो दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन जो अभी 9:30 पर आपको ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। टेस्ट यहाँ आपने पढ़ लिए, टेस्ट देना आपके कितने क्वेश्चन से होते हैं? मैं कहता हूं निश्चित तौर पे यहाँ वीडियो देखो, टेस्ट दो, सफलता आपको प्राप्त होगी। ग्राम सेवक, पटवार, वनपाल, वन रक्षक, आगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यहाँ से जो जो आपके टॉपिक है ना आपको पार लगाएंगे। और मेरे साथ जुड़े रहना, निश्चित तौर पे नानक क्लासेस पे विश्वास करके करंट अफेयर्स, जीके पढ़ते रहना, आपके हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पूरा प्रयास हमारा जारी है, बस आप सभी के सहयोग की हमें जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।